नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास 12। ठीक है, आज हम अपनी क्लास के अंदर जो हमारा द्वितीय पाठ है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसी पाठ का अध्ययन बिंदु हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन का शासनक्रम। उससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश और उसके संस्थापक। उसमें हमने पुष्यभूति, उसके बाद उसका पुत्र प्रभाकर वर्धन भान प्रताप शासक, उसके बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन और राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन का भाई था, और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात या हत्या के बाद हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन अपने समय का एक महान शासक था और उसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार कह सकते हैं पूरे उत्तर भारत में किया और उसने सकल उत्तरोत्तर नाथ की उपाधि के उदाहरण की, महापरम भंडारक, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर इत्यादि की उपाधियां हैं उसने धारण की। तो इसी हर्षवर्धन को अपनी महान या उन्नत कुशल शासन व्यवस्था के कारण भी जाना जाता है कि हर्ष का प्रशासन कैसा था या हर्ष का शासन प्रबंध कैसा था। तो इसको हम समझते हैं कि हर्ष की शासन व्यवस्था कैसी थी या प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। इससे हम देखते हैं, पहला है प्रशासन की जो धुरी होता था वो स्वयं शासक हुआ था। अब धुरी या केंद्र बिंदु, ठीक है, कि समस्त प्रशासन की धुरी जो था वो स्वयं हर्ष था। हालांकि गुप्तकालीन व्यवस्था जो चली आ रही थी, गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था, लेकिन फिर भी साम्राज्य की जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें हर्ष ने गुप्तों से संबंधित व्यवस्था को अपने प्रशासन की इकाई बनाया या प्रशासन के रूप में उसे लागू करा। लेकिन जहां उसे जरूरत पड़ी वहां पे उसने कुछ परिवर्तन या कुछ संशोधन करके उसमें चेंजेज भी किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था में हर्ष स्वयं धुरी था या केंद्र का शीर्ष स्थान जिसे हम कह सकते हैं, शीर्ष स्थान जो शासक जो होता है उसका प्रमुख केंद्र वो शासक राजा स्वयं होता है, और राजा के बाद अन्य मंत्री परिषद होती है उसकी, और मंत्री के बाद अन्य जो लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये है प्रशासन की धुरी शासक। अब है दूसरा है मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद क्या होगी? मंत्री परिषद जो साम्राज्य के अधिकारी या शासन सहयोग में अपनी सलाह देने वाले, राजा को कार्य में सहयोग देने वाले, जो कि सलाहकार, सामंत या विभागीय प्रधान के नाम से उनको जाना जाता था। कि सामंत कहा जाता था, सलाहकार होते थे और विभागीय प्रधान होते थे, और इसके इनके स्वयं के अंदर गुण होते थे। वो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे वो स्वयं वीर, योग्य, कुशल होते थे, और साथ में उनके अंदर विरोचित गुणों के साथ साथ सेनापतित्व के गुण भी उनके अंदर मौजूद होते थे। सेनापतित्व के गुण अर्थात युद्ध कौशल कला में भी वो प्रवीण होते थे, ऐसा कहना है बाणभट्ट का। जो बाणभट्ट जो हर्ष के दरबार का कवि था, उसने अपनी बाणभट्ट ने जो लिखी एक पुस्तक लिखी है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र में उसने इन सब गुणों को उसने बताया। ठीक है, इसके अलावा जो नागानंद जो हर्ष की स्वयं की पुस्तक है, नागानंद है, प्रियदर्शिका रत्नावली है और प्रियदर्शिका, तीनों ही उसकी पुस्तक है। लेकिन नागानंद और रत्नावली के अंदर भी विभिन्न सामान्य सलाहकार या विभागीय प्रधानों के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी अलग अलग उनके कार्य होते थे, अलग अलग उनके विभाग होते थे, और वो समय समय पर राजा को शासन के अंदर सहयोग देने का कार्य करते थे। अगला बिंदु है हमारा सचिवालय। सचिवालय अर्थात ऑफिस अर्थात कार्यालय। कार्यालय जहाँ से सारी चीजों का लेखा जोखा रखा जाता था, और यहाँ पर विभिन्न विभागीय पद है जो आवंटित होते थे, या विभागीय पद है वो लोगों को जो है योग्य अधिकारियों को दिए जाते थे। तो एक तरह से ये सचिवालय होता था कि राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय था, एक ऑफिस जिसे हम कह सकते हैं जहाँ से सारे अधिकारी हैं जिनको वेतन वगैरह भी मिलता था, तो ये था। और इसके प्रमुख सामंत या अधिकारी हुआ करते थे। इसमें भी अधिकारी होते थे जो बड़े बड़े होते थे, उसमें के ऊपर एक कुछ विषयपति, कुछ महासामंत, कुछ महाराज, कुछ कुमार
कार्य किया करते थे। राजधानी के सचिवालय के अंदर उनके अपने संदेशवाहक भी होते थे। संदेशवाहक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने का कार्य हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट ने लिखी है, हर्ष चरित्र, उन संदेशवाहकों को दीर्घ ध्वज के नाम से जाना गया। क्या नाम है? दीर्घ ध्वज। दीर्घ ध्वज के नाम से उनको जाना गया है। इसके अलावा उच्च अधिकारियों को वेतन वगैरह जो दिया जाता था वो नकद में दिया जाता था, और नकद वेतन भी यहाँ सचिवालय से ही उनको जो है प्रस्तावित होता था, सचिवालय से ही उनको नकद वेतन दिया जाता था। वेतन भूमि के रूप में भी दिया जाता था और नकद के रूप में भी दिया जाता था। भूमि को कई बार अनुदान के रूप में दिया जाता था। अनुदान यानी दान देना, या एक तरह से कह सकते हैं देना कर के रूप में, तो विभाग की तरफ से उनको दिया जाता था। और कह सकते हैं कि हर्ष की जो शासन प्रणाली थी वो सामंत प्रणाली की अग्रगामी, ठीक है। तो एक तरह से सामंत व्यवस्था से की मिलीजुली व्यवस्था है वो हर्ष की मानी जाती है। अब हम देखते हैं सचिवालय के बाद हर्ष की सेना क्या है। हर्ष के साम्राज्य की जो सेना थी वो चतुरंगिनी सेना थी। चतुरंगिनी यानी 4 दल प्रमुख थे, जिसमें पैदल, हाथी, अश्व और रथारूढ़। पैदल सेना होती थी, हस्ती सेना होती थी, अश्व सेना होती थी, और साथ में रथारोही भी हुआ करते थे। रथ यानी रथारोही यानी रथ के ऊपर जो सैनिक होते थे। तो चतुरंगिनी सेना थी हर्ष की शासन व्यवस्था के अंतर्गत। वेन्सान जो यात्रियों का राजकुमार है, जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, चीनी यात्री, वो लिखता है कि शुरुआती दौर में हर्ष के पास 5000 हाथी थे और 2000 घुड़सवार थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे हर्ष ने अपनी व्यवस्था को बढ़ाया, जैसे जैसे हर्ष ने अपने शासन प्रबंध को मजबूत किया, वैसे वैसे उसने अपनी सेना को भी बढ़ाया, और बाद में हर्ष के पास 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार और बाकी अन्य पैदल सेना के रूप में उसके पास सेना थी। यानी हर्ष ने अपने शासन प्रबंध में अपनी सेना को मजबूत बनाने का प्रयास भी किया है। घुड़सेना के जो अधिकारी होता था, घुड़सेना का अधिकारी से जो है ब्रजेश्वर के नाम से जाना जाता था। घुड़सेना का अधिकारी है उसे ब्रजेश्वर के नाम से जाना जाता था। और वहीं पैदल सेना का जो अधिकारी होता था उसको बलाधिकृत या महाबलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। तो ये विभिन्न अधिकारी होते थे जिन्हें अलग अलग पद दिए जाते थे, पद के अनुरूप ही उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो ये थी हर्ष की चतुरंगिनी सेना, ठीक है। अब हम समझते हैं हर्ष का साम्राज्य संगठन। हर्ष का साम्राज्य संगठन, अब हर्ष का साम्राज्य संगठन है वो 4 भागों में विभाजित था। 4 भाग, इसमें गृह राज्य, दूसरा भोग राज्य, तीसरा अधीन राज्य और चौथा होता था अधीनस्थ राज्य। यानी हर्ष ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभक्त किया था कि पहला गृह राज्य। गृह राज्य में वो प्रदेश सम्मिलित थे जो सीधे प्रशासन के अधीन आते थे, यानी सीधा उसका अपना राज्य, तो प्रशासन के अधीन आते थे। दूसरा था भोग राज्य। भोग राज्य में उनसे कर वसूली ली जाती थी, ठीक है। और फिर है अधीन राज्य। अधीन राज्य में होते थे जो शत्रु राज्य जिसने उसने अपने अधीन बना लिया था, और वो उनको भोग देते थे, या कह सकते हैं टैक्स या कर भी दिया करते थे। फिर होते थे अधीनस्थ राज्य। तो इस प्रकार अधीनस्थ शासक या सामंत जो उसके अधीन कार्य करते थे, जिसे हर्ष ने उनको कुछ अधिकार दे रखे थे, वो अधीनस्थ राज्यों के अंदर आते थे। तो हर्ष का साम्राज्य हर्ष ने 4 भागों में विभक्त किया था: गृह राज्य, भोग राज्य, अधीन राज्य और अधीनस्थ राज्य। और साथ में अगर हम देखते हैं हर्ष की उपाधियां परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, शकलोत्रोपतनाथ, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर इत्यादि से ही स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष के अंदर देवीय गुण मौजूद थे। देवीय गुण अर्थात ईश्वर के समान उसके अंदर शक्ति मौजूद थी। और बाणभट्ट है वो हर्ष चरित्र में हर्ष के इन गुणों का उल्लेख है वो बखूबी करता है। हर्ष ने अपने अधीनस्थ राज्यों के अंतर्गत भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति, नरपति, सामंत, महासामंत और महाराजा की उपाधि है। अधीनस्थ राज्यों के जो अधिकारी होते थे उसको ये सारी उपाधियां हर्ष ने अपनी तरफ से उनको ये उपाधियां दे रखी थी।
करते थे। ठीक है, हर्ष को सैनिक सहायता भी वो अधीनस्थ राज्य के अधिकारी है वो दिया करते थे। समय पड़ने पर तो हर्ष को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। हर्ष के अधीनस्थ राज्य में एक तो था वल्लभी का शासक, वल्लभी गुजरात का शासक भूसेन था द्वितीय, और कामरूप का भास्कर वर्मन, कामरूप यानी असम जो कि प्राचीन नाम है असम का, तो कामरूप का शासक भास्कर वर्मन था। मगध का पूर्णवर्मन था। जालंधर का उदित और उत्तरगुप्त शासक माधवगुप्त का नाम भी लिया जा सकता है। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से हर्ष और उसके अधीनस्थ शासकों में शक्ति का विभाजन था। ठीक है, हर्ष सम्राटों जैसा शक्तिशाली तो नहीं था, हर्ष का शासन मौर्य सम्राटों जैसा तो शक्तिशाली नहीं था, लेकिन राज्य की वास्तविक शक्ति सिर्फ उसके हाथों में केंद्रित नहीं थी। यानी राज्य की वास्तविक शक्ति हर्ष के स्वयं के हाथों में केंद्रित नहीं थी, जिस प्रकार से मौर्य शासकों के थी, लेकिन फिर भी हर्ष का साम्राज्य है वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जाना जा सकता है। फिर हर्ष की प्रांतीय व्यवस्था। अब हर्ष की प्रांतीय व्यवस्था में हम समझते हैं कि हर्ष ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर रखा। प्रांत और प्रांतों को भुक्तियों में, भुक्ति जिसे वर्तमान में हम जिला जिसे कह सकते हैं, तो भुक्तियों में और भुक्तियों को कई विषयों में विभाजित किया था। विषय यानी तहसील जिसे हम कह सकते हैं, या जिले का छोटा रूप, छोटा भाग जिसे वर्तमान में हम तहसील कहते हैं। तो भुक्तियों को कई विषयों के अंदर इसने विभाजित किया था। और फिर यहाँ पर जो विषय का जो अधिकारी होता था उसे विषयपति कहा जाता था। इसके अलावा ग्राम का जो प्रशासनिक, इसके अंदर विषय जो है वो ग्रामों में विभक्त हुआ करते थे, और ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामक्ष पटलिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए कई लोग अन्य भी होते थे, लेखक वगैरह होते थे, इन सबका जो है ब्यौरा रखते थे, जिसको कर्णिक के नाम से जाना जाता था। कर्णिक। अब आता है प्रांतीय व्यवस्था, यानी प्रांत है साम्राज्य, साम्राज्य की भुक्ति, भुक्ति के बाद विषय और विषय के बाद ग्राम या ग्राम। ठीक है, अब आता है कर व्यवस्था। कर का विधान कैसा? हर्षकालीन कर व्यवस्था। तो कर मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर लिए जाते थे, 3 भागों में बांटे जाते थे। पहला है भाग, दूसरा हिरण्य और तीसरा है बलि। ये 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। जो भाग जो होता था उसे पदार्थ रूप में लिया जाता था, यानी भूमि कर पदार्थ के रूप में लिया जाता था। और हिरण्य जो होता था ये कृषकों, व्यापारियों इत्यादियों से लिया जाता था, जिसे नकद के रूप में वहन करना पड़ता था। नकद यानी पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में जिसे देना पड़ता था। फिर तीसरा है बलि कर। तो ये भी होता था, ये भी किसी न किसी रूप में लिया जाता था। एक नाम कर होता था, नाम कर भी लिया जाता था। व्यापारिक वस्तुओं पर नाप और तोल के अनुसार है वो कर दिए जाते थे। अलग अलग मापदंड है वो निर्धारित कर रखे थे। कृषि उत्पादन में सम्राट का छठा भाग था। कृषकों को जो भूमि उत्पादन के बदले में 1/6 हिस्सा है वो राज्य को कर के रूप में या टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था। अनिवार्य श्रम अर्थात जो अन्य लोग होते थे उन्हें राज्य के अंदर आकर अपनी विभिन्न प्रकार की भूमिका या कार्य करके उन्हें काम करना पड़ता था, तो अनिवार्य श्रम भी उनसे लिया जाता था। उसके बदले में उनको पारिश्रमिक दिया जाता था या वेतन दिया जाता था। विंसाक लिखता है कि राजभूमि को 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग राज्य कार्य चलाने के लिए और दूसरा भाग मंत्रियों तथा अन्य राजकर्मियों को वेतन देने के लिए, और तीसरा भाग है सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए। यानी भूमि, राज्य भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है वो राजकार्य के चलाने के लिए जो पैसा आता था वो उसमें खर्च होता था। दूसरा जो भाग था वो राजकर्मचारियों को वेतन देने के लिए काम में लिया जाता था। और तीसरा भाग है वो जो योग्य व्यक्ति जो हर्ष के संरक्षण, दरबार में संरक्षण पाते थे और जो कलाकार वगैरह होते थे उनको पुरस्कार के रूप में पैसा देने के लिए उसका काम में लिया जाता था। और चौथा भाग जो था धार्मिक संप्रदायों के लिए दान में दिया जाता था, यानी धार्मिक अनुदान के रूप में उस पैसे को खर्च किया जाता था। तो ये था टैक्स का प्रकार। और भूमि 4 भागों में विभाजित थी। राज्य की भूमि 4 भागों में विभाजित थी, जिसको हर्ष ने विभाजन कर रखा था। और साथ में उस भूमि का जो भी आय जो होती थी उसे 4 भागों में अलग अलग रूप से उसका विभाजन करके अलग अलग रूप से उनको दिया जाता था। ठीक है।
जंगलों में रात्रि बिताने के लिए वहीं छोड़ दिया जाता था और अभियुक्त से अपराध स्वीकार करने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का भी प्रावधान था। सरकार जनहितकारी थी और सरकारी जरूरतें बहुत कम थी। सरकार प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती, यानी दंड का विधान सामान्य था, ज़्यादा कठोर सजाएं नहीं दी जाती थी। कठोर सजाएं तभी दी जाती थी जब अपराध बड़े हुआ करते थे और कभी कभी अंग भंग की सजाएं भी दी जाती थी, यानी अपराध अगर कठोर है अपराध अगर बड़े हैं तो अंग भंग की सजाएं दी जाती थी। ठीक है, और इसके साथ ही अब इसका अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं इसी के आगे का कि वेनसांग का भारत विवरण। हाँ, तो हमने हर्षवर्धन का शासन प्रबंध पढ़ा और उसको समझा। अब उसी के आगे का पॉइंट है वेनसांग का भारत विवरण। वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और जिसे यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्रश्न बनता है कि यात्रियों का राजकुमार के नाम से किस चीनी जो है यात्री को जाना जाता है, तो आपको वेनसांग का नाम याद रखना है। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी CU वेनसांग की पुस्तक कौन सी है? CU। तो CU में उसने भारत भ्रमण या भारत यात्रा का वर्णन है जो उसने वेनसांग में किया है। वेनसांग ने भारत भ्रमण के दौरान जब वो संपूर्ण भारत में वो घूमा है या उसने यात्राएं की है, उस यात्राओं के आधार पे उसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, शिक्षा, ये सब कैसी थी, क्या क्या थी, उसके बारे में उसने अपनी पुस्तक CU में या अपने यात्रा विवरण के अंदर उसने लिखा है। तो हम समझते हैं उस समय की सामाजिक स्थिति। वेनसांग ने सामाजिक स्थिति के बारे में क्या कहा? तो वेनसांग ये कहता है कि उस समय का जो समाज है वो 4 भागों में विभाजित था, अर्थात वर्ण व्यवस्था के अंदर विभाजित था और वर्ण में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
निर्यात घोड़े, सोना, चांदी आयात की प्रमुख वस्तुएं थी। कपड़े और मसाले तो निर्यात किए जाते थे, घोड़े और सोना चांदी में वो आयात होता था। कृषि कर उपज का 1/6 भाग हुआ करता था, यानी भूमि कर के रूप में 1/6 भाग में वो राजा कृषकों से लिया करता था। तो ये थी उस समय की आर्थिक व्यवस्था, यानी संपन्न या समृद्ध व्यवस्था उस समय थी। अब हम देखते हैं धार्मिक जीवन की। इंसान धार्मिक जीवन के बारे में बताता है अपनी पुस्तक सीयूटी के अंतर्गत या अपने यात्रा विवरण के अंतर्गत कि हर्षकालीन समाज में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्म विद्यमान थे। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म का भी बोलबाला था और राजा धर्म और प्रजा सहिष्णु हुआ करता था, यानी राजा प्रजा वत्सल था। हर्ष एक ऐसा शासक था जो निरंकुश था, जिसके अपने नियम थे, राज्य का शीर्षस्थ अधिकारी हुआ करता था, लेकिन फिर भी निरंकुश होने के बावजूद भी वो एक प्रजावत्सल शासक था जो अपने प्रजा से प्रेम करता था। प्रजा के प्रति उसकी भावनाएं हैं वो पवित्र थी, तो वो धर्म और प्रजा के प्रति सहिष्णु शासक था। उस समय का जो राजधर्म था एक तरह से तो महायान था, और महायान उस समय का प्रभावी धर्म था। तो महायान और हर्ष ने रेनेसांस के बाद उसने प्रयाग सभा और कन्नौज सभा का आयोजन भी किया था। उस दौरान हर्ष ने पूरी तरह से महायान धर्म को अपना लिया था, महायान शाखा को अपना लिया था, और उसने बुद्ध को भगवान के रूप में स्वीकार करके बुद्ध की पूजा की थी। तो यहाँ पर महायान धर्म का प्रभाव था, लेकिन फिर भी हर्ष ने अन्य धर्मों के प्रति भी आदर का भाव है वो रखा था। तो ये थी हर्षकालीन धार्मिक समाज की स्थिति। सभी धर्मों में मूर्ति पूजाएं होती थी उस समय कि सभी धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, और ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और गाय आदरणीय मानी जाती है। गाय को आज भी हम पवित्र मानते हैं, गाय को आज भी हम माता मानते हैं। तो हर्षकालीन समाज में भी गाय को माता के रूप में माना जाता था और यज्ञ वगैरह किए जाते थे। अब आती है राजनीतिक स्थिति कि राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन की हर्ष का जो शासन प्रबंध था वो हितकारी शासन सिद्धांतों पर आधारित था। हितकारी यानी प्रजा के लिए हितकारी हो, जन कल्याणकारी हो, तो ऐसा शासन प्रबंध था। और राज्य की आय को 4 भागों में हर्ष ने विभाजित किया था। 4 भाग थे, 4 भागों में विभाजित था। अब 4 भाग में ये था कि जो प्रथम भाग था वो राजकार्य के लिए चलाने के काम में आता था। दूसरा भाग है जो अधिकारी गण होते थे उनको वेतन देने के लिए काम में आता था। तीसरा जो भाग था वो जो राज्य के अंतर्गत जो कलाकार वगैरह है वो संरक्षण पाते थे, उनको पुरस्कार देने के लिए काम में आता था। और चौथा जो भाग था वो धर्म कर्म में दान देने के लिए, अनुदान देने के लिए काम में आता था। तो भूमि की आय को 4 भागों में विभाजित किया था। उन 4 भागों में अलग अलग तरीके से उसका जो है निष्पादन होता था। हर्षकालीन समाज में अपराध कम थे, क्योंकि पूर्णतया कह सकते हैं शांति व्यवस्था विद्यमान थी, तो अपराध कम होते थे। लेकिन कुछ अपराध अगर कठोर होते थे या जघन्य अपराधों के लिए कठोर सजाओं का प्रावधान था, कठोर सजाएं भी दी जाती थी, अंग भंग के भी प्रावधान थे, या फिर जंगलों में निर्वासन जीवन जीने के लिए उनको छोड़ दिया जाता था। कई बार तो परीक्षाओं के द्वारा भी अपराध को मनवाया जाता था। तो विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार के दंड या कानून उस समय मौजूद थे। अब आती है शिक्षा व्यवस्था। तो रेनेसांस शिक्षा के बारे में क्या लिखता है। रेनेसांस लिखता है कि हर्षकालीन समाज के अंदर शिक्षा है वो गुरुकुल, आश्रम या फिर विहारों के अंदर दी जाती थी। यानी ये 3 प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। वेदों का मौखिक अध्ययन करवाया जाता था। मौखिक अध्ययन मौखिक रूप से याद करवाया जाता था। 4 जो वेद है हमारे, तो मौखिक अध्ययन करवाया जाता था। और जो लेखन की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि थी। अब अगर हम उसी के अंदर उस समय हर्षकालीन समाज के अंदर नालंदा और वल्लभी 2 विश्वविद्यालय हैं, वो प्रमुख केंद्र थे शिक्षा के, जहाँ से देश विदेश से जो है छात्र या विद्यार्थी है वो पढ़ने आया करते थे। अब हर्ष का मूल्यांकन हम समझते हैं जो रेनेसांस करता है। रेनेसांस के अनुसार हर्ष एक महान प्रतापी शासक था जिसने
में बांधा, एक सुदृढ़ व्यवस्था हर्ष ने वो स्थापित की थी। उसने शत्रुओं से निपटने के लिए एक विशाल और बड़ी सेना का संगठन उसने किया था और कई शत्रुओं को उसने पराजित किया था। साथ ही उसने दिग्विजय की नीति के आधार पर कई राजाओं को अपने अधीनस्थ बना लिया था और कई राजाओं के साथ उसने मैत्री संबंध भी स्थापित किए थे। कन्नौज सभा और प्रयाग सभा के माध्यम से उसने धर्म की स्थापना की थी या धर्म के महत्व को उसने समझाने का प्रयास किया था और सामाजिक सहिष्णुता और कह सकते हैं कि एकता का विकास है उसने किया है। उसने धन का पुनर्वितरण किया, धन को अलग अलग भागों में उसने बांटा है। चीन आदि देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु कार्य भी किया और वहीं महायान शाखा या भगवान बुद्ध से संबंधित जो महायान शाखा उसका प्रचार प्रसार भी उसने किया है। उसने चीन जैसे देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने का कार्य भी किया है। साथ ही हर्ष स्वयं तलवार का धनी ही नहीं बल्कि वो एक कलम का धनी शासक था कि उसके अंदर एक योद्धा, एक प्रशासनिक व्यवस्था के गुण के साथ ही साथ उसके अंदर लिखने की कला कौशल या एक अच्छा लेखक भी था। उसने नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली नामक जो पुस्तकें लिखी उससे हर्ष के अंदर लेखन या एक अच्छा लेखक भी हम उसमें देख पाते हैं। तो साहित्य विद्या का वो संरक्षक था और यही वजह थी कि उसने अपने दरबार में भी इन साहित्यकारों, इन कलाकारों, इन लेखकों को उचित स्थान में वो दे रखा था। ये अपने समय का एक महान सेनापति था, महान साहित्य का संरक्षक था और कर्ण जैसा दानी सम्राट, कर्ण महादानी कर्ण, तो कर्ण जैसा दानी सम्राट था और ये उसने अपने आप को साबित कर दिया था कन्नौज सभा और प्रयाग सभा या महामोक्ष परिषद के दौरान, जहां उसने इस आयोजन के दौरान हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, अनेक बहुमूल्य चीजें हैं उसने दान में कर दी थी और इस सभा के दौरान ही उसने अपना पूरा का पूरा खजाना खाली कर दिया था और साथ में जब पूरा खजाना उसका जब खाली हो चुका था तो उसने अपनी बहन राशि से एक पुराना वस्त्र मांगा था और उस वस्त्र को उसने धारण किया था। तो और उसने ये कहा था कि मैंने अच्छे कार्य के लिए पूरा अपना खजाना है वो खाली कर दिया। तो इस प्रकार से हर्ष एक महान दानी या कर्ण जैसा दानी व्यक्ति था। उसने युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी नीतियों को ढालने का प्रयत्न किया और आजीवन लोक रंजन में लगा रहा, लोक कल्याणकारी कार्यों में वो लगा रहा। ठीक है, हालांकि उसके अंदर और भी कई गुण थे कि वो स्वयं शासन प्रबंध है वो देखता था, कई बार देश बदल कर भी नगर के अंदर घूम घाम कर वास्तविक स्थितियों को वो जानने का प्रयास करता था। सामंतशाही शक्तियों के नियंत्रण हेतु उसने भ्रमण भी किया, अर्थात सामंतशाही कि उसके अधिकारी वो ढंग से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी वो नियमित जानकारी लेता था। जनता से उसने सीधा संपर्क भी स्थापित किया था। तो इस प्रकार से हर्ष एक जन कल्याणकारी शासक था। उसने नालंदा और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया था, अपने आय का कुछ हिस्सा है वो यहाँ पर दान के रूप में देता था ताकि ये यथावत है चलते रहे। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति में का श्रेष्ठतम नायक था, एक श्रेष्ठ योद्धा, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, श्रेष्ठतम और लोक कल्याणकारी शासक और विज्ञान निर्वाही शासक के रूप में हर्ष हम जान सकते हैं। तो मेनसांग हर्ष के बारे में इसका मूल्यांकन इस प्रकार से करता है। तो इस प्रकार से पुष्यभूति वंश का जो शासक है हर्षवर्धन, अगर उसकी इतिहास में स्वर्णिम